बच्चों गुड इवनिंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग जो चैप्टर लेके आए थे फ्रिक्शन, क्लास 8 के लिए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, जिसमें अभी आधा ही पढ़े हैं। तो उस सेशन को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। और अभी जो हम लोग को टॉपिक पढ़ने बाबू वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन। याद आ रहा है? ड्रैग का मतलब क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। थोड़ा सा पीछे से एक बार रिवीजन कराते हैं, हल्का सा पीछे चलते हैं, है ना। जैसे हम लोग फ्रिक्शन के टाइप पढ़ रहे थे बाबू, फ्रिक्शन के टाइप पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कौन कौन टाइप पढ़ा देखो होगा। सबसे पहला पढ़े हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के वजह से, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से, या फिर ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहता है तो उसके वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या कहते हैं जी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे बॉडी पे, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो तो उसके माध्यम से जो फ्रिक्शन लगेगा, क्या कहेंगे उसको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे उसको? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये दूसरा था जिसका एग्जांपल हम देखो, देखो ये बच्चा ये छिछलिया काट रहा है बाबू, देखा है जी? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वैसे देखो ये बर्फ पे छिछलिया काट रहा है तीनों, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल। फिर हम लोगों ने पढ़ा था होगा रोलिंग फ्रिक्शन। इसको थोड़ा सा जल्दी खींचते हैं क्योंकि लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर क्या था बाबू? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि रोल करे, क्या करे? कोई ऑब्जेक्ट रोल करे मतलब लुढ़कते जाए, है ना। क्या करे? जैसे एक सिलेंडर को हम क्या करते हैं? ऐसे किसी ढलान पर से नीचे के लुढ़का दे तो वो लुढ़कते हुए जाएगा, उसको क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। उस तरह उस बॉडी में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या कहलाएगा? वो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें आ जाओ जी, इसके एग्जांपल देखो हुआ। तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल। जैसे देखो एक छोटा सा ये अंडा है, जो भी हो, है ना। अंडा को लुढ़का दिया हमने, क्या होगा? रोल करेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे देखो ये पहिया है ना, जो भी हो पहिया ही है। तो ये पहिया क्या है? पहिया अगर चलता है ऐसे गोल गोल घूमते हुए चलता है तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? और लास्ट वाला टाइप हमारा था फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको ड्रैग के नाम से जानते हैं, है ना। क्या था? फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी जब फ्लूइड के माध्यम से किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो वो कहलाता है क्या जी? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहता है? फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर उसको कहते हैं ड्रैग। क्या कहेंगे? ड्रैग। जैसे देखो एक ये बालक तैर रहा है ना, ये स्विमर है, ये तैर रहा है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब तैर रहा है तो इसका बॉडी उधर को भाग रहा है, तो पानी इसको इधर क्यों क्या रहा है? ऐसे पीछे की ओर लगा रहा है फोर्स। तो क्या वो लगा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये इसको कहेंगे हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। वैसे देखो ये हवाई जहाज उड़ रही है ना, ये जो हवाई जहाज उड़ रही है बाबू, तो जब ये आगे की ओर भाग रहा है, ये हवाई जहाज आगे की ओर भाग रहा है, तो इस पे हवा पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है। तो हवा जो पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है ना, ये इसको टच में आते हुए वही ये बबुआ फ्रिक्शनल फोर्स। ये है फ्लूइड, क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या है वो? फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ में आया? चलो जी, अब हम लोग को जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग यानी फ्लूइड फ्रिक्शन। तो दिक्कत यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफेक्ट करता है ना, जो इफेक्ट करता है। मतलब उस फैक्टर्स को अगर हम लोग बदले, है ना, तो फिर वो ड्रैग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहला क्या है जी? चलो थोड़ा कलम ले लेते हैं, है ना। कलम लाल लग गई थी, लाल नहीं, इस पे व्हाइट है, हाँ। तो देखो क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे देखो, इसे देखो जब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग, सबसे पहला होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड, है ना। फ्लूइड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड है ना। फ्लूइड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड है। अगर ऑब्जेक्ट का जितना ही ज्यादा स्पीड होगा, फ्रिक्शन उतने ही ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा लगेगा, है ना। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या कहते हैं? और स्पीड ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। स्पीड कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, है ना, फ्लूइड के माध्यम से। वो तो कह सकता है कि वो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या, वो तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम लोग कभी कभी बाइक से गिरते हैं तो ज्यादा स्पीड में रहता है तो ज्यादा छिलाता है, कम स्पीड में रहता है तो कम छिलाता है। तो वो भी क्या है? एक तरह का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वो उसमें भी डिपेंड करता है स्पीड पे, है ना। उसमें क्या होता है? स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेम वैसे इसमें भी है। तो क्या है? द मोर
ऑब्जेक्ट मोर इज द फ्रिक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड जितना ही ज्यादा हो फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। वो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन भी करेंगे ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक तो रेस्ट वाला नहीं होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन है ना, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो दोनों जितने ज्यादा स्पीड होंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। वैसे ही फ्लूइड फ्रिक्शन में भी है। दूसरा तो है नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर क्या है, फ्लूइड का नेचर क्या है। जो फ्लूइड जितना ही क्या होगा गाढ़ा होगा, गाढ़ा समझते हो ना, देखो कह रहे हैं डेंसर है ना, डेंसर गाढ़ा है ना, तो जो फ्लूइड जितना ही गाढ़ा होगा उस पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड होता है तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। जैसे फ्लूइड में देखो वाटर और एयर दोनों आता है, तो वाटर में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, एयर में क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि वाटर क्या है, ज्यादा गाढ़ा है, मतलब उसके पार्टिकल थोड़े ज्यादा नजदीक है, उसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा डेंसर है, मतलब एयर से ज्यादा डेंसर क्या होता है, वाटर होता है ना, वाटर ज्यादा डेंसर है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो वही कह रहा है डेंसर द फ्लूइड ग्रेटर द फ्रिक्शन। ठीक है, डेंसर द फ्लूइड ग्रेटर द फ्रिक्शन। जितना ही फ्लूइड क्या होगा, डेंसर होगा, जितना ही गाढ़ा होगा, जितना ही सघन होगा, उसके पार्टिकल जितने ही नजदीक होंगे उतना ही ज्यादा उस पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन लगाएगा। समझ में आया, उतना ही ज्यादा वो फ्लूइड फ्रिक्शन लगाएगा। अगला हुआ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला हुआ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है। देखा होगा कि जब पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरने के लिए बनाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का शेप एक स्पेशल शेप में रखा जाता है, जिसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब कहता है मछली के आकार का शेप, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में तैरने के लिए अगर उसको बना रहे हैं और उसको मतलब चाहते हैं कि वो ज्यादा स्पीड में तैर पाए, तो उसका शेप बनाना पड़ेगा स्ट्रीमलाइन शेप में, मतलब मछली के आकार का शेप, जिससे होता ये है कि उसमें तेजी से मूव करता है। जैसे देख लो होगा, वो शेप होता है इस तरह का शेप होता है। इससे फायदा क्या, जैसे नाव का शेप है, इस तरह का नाव का शेप होता है ना, इससे फायदा क्या होता है, जो पानी यहाँ पे टकराता है वो टकरा के इधर उसको निकलने का मौका मिलता है, इधर उसको निकलने का मौका मिलता है, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा। क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा। समझ में आया। लेकिन अगर यही शेप ऐसा होता, सोचो, तो यहाँ पे जो पानी आता वो टकरा के कहाँ निकलता, वो निकलता नहीं। इसका मतलब उस पानी को, इस नाव को ठेल के ले जाना होगा आगे, वो निकलेगा नहीं। फिर उस केस में या फिर निकलेगा तो इधर कितना साइड होगा तब निकलेगा, तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसके शेप पे भी डिपेंड करता है। मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन, है ना। उस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा फ्लूइड के, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में तैर रहा हो, फ्लूइड में उड़ रहा हो या फिर तैर रहा हो, तो वो उसका जितना एरिया कांटेक्ट में होगा फ्लूइड के, अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कम एरिया कांटेक्ट में है तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आया। यानी ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम एरिया होगा तो कम फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत। तो इस शेप में बनाने से फायदा ये होता है कि वो मेनली रूप से ये कांटेक्ट में ज्यादा होता है, ये ज्यादा कांटेक्ट में आता है, ये इधर से इधर निकल जाएगा, ये इधर से इधर निकल जाएगा। इसमें कम कांटेक्ट में आता है, मतलब ये वाला जो पानी इधर से आ रहा है वो इसमें कांटेक्ट में नहीं होगा। समझ में आया। वो इधर ऐसे निकल जाएगा, जिसकी वजह से कम कांटेक्ट है तो फोर्स कम लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम करेगा, इसको अपोज कम करेगा, ये ज्यादा मोशन में मूव कर पाएगा, ज्यादा स्पीड में मूव कर पाएगा। कोई दिक्कत। चलो आगे बबुआ, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जी ऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या जी, ऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ध्यान देना, ये जो अलग अलग टाइप के फ्रिक्शंस हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन फ्रिक्शन लगता है, तो वो है स्टैटिक फ्रिक्शन।
उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम कौन है? रोलिंग फ्रिक्शन। यानी सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक, ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा स्लाइडिंग और सबसे छोटा होगा रोलिंग। क्या होगा? रोलिंग। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन लगता है? स्टैटिक, उससे कम स्लाइडिंग और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो वही दिखा रहा होगा यहाँ पे। देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये रेस्ट में है। क्या है? थोड़ा कॉलम बदलना पड़ेगा। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन बता रहा है, ये रेस्ट में है। इधर से फोर्स तो लग रहा है, फ्रिक्शन इधर से ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये मतलब इससे मोशन क्रिएट नहीं हुआ। इधर से फोर्स लगाने के बावजूद भी मोशन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये मोशन में आएगा। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखो, अगर ये मोशन इधर से इधर है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा उससे कम लगेगा, और अगर इतना ही फोर्स इस पे लगाते हैं तो हो सकता है ये हल्का मोशन में आ जाए, कुछ दूर तक फैला जाए। समझ में आया? कुछ दूर तक क्या हो जाए, वो मूव कर जाए। लेकिन उतना ही फ्रिक्शन उतना ही फोर्स जब इसमें लगाएंगे तो ये कुछ ज्यादा दूर तक रोल करते हुए चला जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो फोर्स है, इसके अपोजिट फोर्स जो लग रहा है, जो रोलिंग फोर्स, वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा कम लगता है कंपैरेटिवली, इसके कम लगेगा। तो उतना ही फोर्स अगर इस पे लगाते हैं तो ये ज्यादा दूर तक लुढ़कते चला जाएगा। समझ में? ज्यादा दूर तक लुढ़कते हुए चला जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद से स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद से रोलिंग फ्रिक्शन। बोलो बोलो, कछु तुमने पूछ रहा था। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम क्यों लगती है? रोलिंग, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है ना। क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो ये पूरा कांटेक्ट में है, ये क्या है, पूरा कांटेक्ट में है, और ये क्या है, इसका थोड़ा सा ही एरिया कांटेक्ट में आ रहा है जब उस पे रह रहा है। समझ में आ रहा है? जब उस पे रह रहा है तो एरिया थोड़ा सा ही कांटेक्ट में आ रहा है। कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गया? चलो नीचे आ गया जी। तो थोड़ा पावर कम हो गया है ना, लाइट गड़बड़ा गई जी। चलो आ गया, इसका भी पावर गड़बड़ा गया जी। चलो अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एप्लीकेशन नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। एप्लीकेशन का लो या फिर नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है बाबू कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है ना, फ्रिक्शन की आवश्यकता क्यों है, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिक्शन क्यों जरूरी है? चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट वो कह रहा है फ्रिक्शन फाइंड्स एप्लीकेशन व्हेन मैचस्टिक्स आर इग्नाइटेड। देखो क्या कह रहा है, मतलब फ्रिक्शन कह रहा है कि फ्रिक्शन एक एप्लीकेशन को पा लेता है जब मैच स्टिक क्या होता है, इग्नाइट होता है। मतलब क्या होता है, इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। जब मैच स्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, रगड़ते हैं मैच से, है ना, माचिस से जब मैच स्टिक को हम लोग रगड़ते हैं तो जैसे ही रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से उस माचिस में जो उसमें केमिकल्स लगा हुआ है वो किस चीज का बना होगा, फास्फोरस का। किस चीज का बना होता है, फास्फोरस का। तो माचिस में जो केमिकल्स लगा होता है रेड फास्फोरस। क्या होता है, रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। क्या होता है, रेड फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। जैसे ही उसको उसमें रगड़ते हैं वो इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है। क्या होता है, जैसे ही उसको उसमें रगड़ते हैं इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है और फटाक से उसमें आग लग जाता है। समझ में आया? तो वही कह रहा है कि जब फ्रिक्शन के माध्यम से वो जो मैच स्टिक होता है वो इग्नाइट हो जाता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाता है, वो जलने लगता है। समझ में आया? ये किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये बताओ फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं, आग जलाने के लिए क्या है, फ्रिक्शन जरूरी है ना। उसके बाद देखो, मोशन ऑफ पिस्टन्स इन अ सिलेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये भी क्या है, जो पिस्टन का मोशन है ना, क्या कर रहा है, सिलेंडर में जो पिस्टन का मोशन होता है वो भी क्या है, उसी का एप्लीकेशन है। किसका, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो पिस्टन ऊपर को जाता है और फिर उसमें से निकलता है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन बुक्स एंड बोर्ड्स एज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड द बोर्ड्स। ध्यान रखना,
हम लोग कॉपी पे लिख पाते हैं, उसका कारण क्या है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो वो कलम चलेगा ही नहीं, है ना? क्या होगा? जैसे हम लोग कलम से कॉपी पे लिख पाते हैं, उसी कलम से इस पे लिख के लिखना। ये जो बेंच का प्लाई है, इस पे जैसे ही जैसे ही उस कलम से इस पे लिखेंगे तो बहुत कम चलता है, जिस तरह से कॉपी पे चलता है उस तरह से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पे उतना फ्रिक्शन नहीं है, इस पे कम फ्रिक्शन है, कॉपी पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसको अच्छे से चलता है। समझ में? यानी हम लोग कॉपी पे लिख पाते हैं, बोर्ड पे लिख पाते हैं, उसका मेन कारण क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है तो ही क्या होता है? लिख पाते हैं। नेक्स्ट है, friction is also responsible for wear and tear of bike gears and other mechanical parts. अब देखो, ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ये जरूरी वाला बात नहीं हुआ, ये गलती से लगा इसमें छपा गया है, ये नेसेसिटी वाला नहीं, समझ, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का हार्मफुल इफेक्ट है, और ये क्या ध्यान रखना होगा कि फ्रिक्शन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? तो wear and tear on the bike gears and other mechanical parts. बाइक का जो वेयर होता है वो क्या होता है, या फिर मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं वो भी wear and tear मतलब टूट फूट जाते हैं। क्यों टूट फूट जाते हैं? जब वो एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो फिर वो जनरली क्या होते हैं? टूट फूट जाते हैं, है ना? तो वो भी कर सकते हैं कि वो भी एक एप्लीकेशन है किसका? ये मतलब एप्लीकेशन में तो रखेंगे लेकिन नेसेसिटी पर नहीं रखेंगे, है ना? एप्लीकेशन इसका कर सकते हैं कि वो भी उसका उसी का एप्लीकेशन है, भले ही वो खराब वाला एप्लीकेशन है ना? चलो इतने आ जाओगे तुसी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये जो कह रहा है इट इज बिकम डिफिकल्ट टू वॉक, चलो तो बोलते नहीं हो, कह रहा है इट इज बिकम डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी रोड ड्यू टू लो फ्रिक्शन। अब देखो एक और बात क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन लो हो तो फिर हम लोग स्लिपरी कह सकते हैं कि रोड पे अच्छे से चल नहीं पाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि जो स्लिपरी जगह होता है, स्लिपरी अगर रोड हो गई तो उस पर अच्छे से नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। मतलब हम लोग अगर कहीं पे अच्छे से चल पाते, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन ज्यादा है ना, जितना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही अच्छे से चल पाएंगे। कम फ्रिक्शन होगा तो चलने में दिक्कत होगी, स्लिप करके फिर हाथ पैर तोड़ सकते हैं, है ना? इसीलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। When we move on the ice, it becomes difficult to walk due to low friction of ice. देखो एग्जांपल भी है कि जब हम लोग क्या करते हैं आइस पे, है ना, जब आइस पे हम लोग मूव करते हैं तो उस पे चलने में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें स्पाइक्स वाला जूता लेना पड़ता है, चलना पड़ता है स्पाइक्स वाला। जब आइस पे चलना हो तो स्पाइक्स वाला जूता चाहिए, नहीं तो फिर हो जाएगा दिक्कत, उसको अच्छे से नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे, बार बार फिसल जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। ठीक है, अगला देखो, we cannot fix nail in the wood or wall if there is no friction। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, वॉल में काटी को ठोक रहे हैं, है ना, वॉल में जब काटी को ठोक रहे हैं बाबू, तो अगर उसमें फ्रिक्शन ही नहीं हो तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, समझ लो, उसमें हम लोग उसको हिला नहीं सकते हैं, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है नेल को फिक्स करने के लिए, लकड़ी में या फिर वॉल में, किसी में भी। एंड इट इज डिफिकल्ट, इट इज फ्रिक्शन व्हिच होल्ड्स द नेल, और फ्रिक्शन की वजह से भी मान लो उसमें घुस जाता है तो वो उसको रखे रहता है, उसको टाइटली उसमें पकड़ा रहता है, समझ में? अगर वो फ्रिक्शन होता ही नहीं तो सीधे जाकर फिर बाहर निकल जाएगा, मतलब जाएगा उसको धीरे धीरे खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब किसी हम लोग लकड़ी में उस नेल को हला देते हैं तो क्या उसको हाथ से खींच के निकाल पाते हैं? नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, हाथ से खींच के नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब उसको बाहर खींच गया तो फिर वो लकड़ी का जो रफनेस है वो उसमें क्या लगेगा? फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग पार नहीं कर पाते, इसे निकल नहीं पाता है। तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं उसको निकालने के लिए, है ना, कोई दूसरा औजार यूज करते हैं तब उसको निकालते हैं। नेक्स्ट है, a horse cannot pull a cart unless friction furnishes him as a secure foothold, है ना? कह रहा है बाबू कि एक हॉर्स जो होता है वो टांगा काट को नहीं खींच पाएगा अगर उस पे अच्छी मात्रा में उसके पैरों पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, यानी फुट होल्ड जब वो अच्छे से रखता है तब तो वो ज्यादा फोर्स लगाता है और आगे की ओर बढ़ता है तो कार्ड को खींच पाता है, मतलब कार्ड पे उतना ज्यादा लोड रहता है, आदमी बैठे रहते हैं, सामान भी रहता है, उसके बावजूद भी खींच पाता है। समझ में?
उसके बावजूद क्या कहता है, वो खींच पाता है। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे, हॉर्स कैन नॉट पुल कार्ट अनलेस फ्रिक्शन फर्नेसेस हिम ऑफ योर फुट होल्ड्स, है ना। अगर वो अच्छे से फुट होल्ड्स को अच्छे से रख पाता है तब वो आगे की ओर बढ़ पाता है और ज्यादा फुट लगा पाता है, तो अच्छे से खींच पाता है। अगर वो अच्छे से रख नहीं पाएगा और उसका पैर स्लिप करने लगे तो क्या वो उस कार्ट को खींच पाएगा? खींचने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगी, उसका घोड़ा गवाही हो जाए, है ना, गिर जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो फ्रिक्शन अच्छे मात्रा में लगता है, अच्छे अमाउंट में लगेगा, सफिशिएंट अमाउंट में, तो ही वो अच्छे से खींच पाता है। चलो बाबू आ जाओ इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डेली लाइफ के एग्जांपल है, तो सबसे पहला देखो बाबू, नहीं समझ पाएंगे, कलर बदलता है, इसका समझ में नहीं आ गया। देखो ये क्या कर रहा है जी, तो ताली बजा रहा है या फिर हाथ रगड़ रहा है, दोनों में क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। दोनों में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, है ना। देखो ये मैच स्टिक को अगर जलाना हो तो इसमें भी क्या फ्रिक्शन लगेगा, तो ही काम होगा। देखो ये बोतल को हम लोग होल्ड किए हुए हम पकड़े हैं, है ना, बोतल को पकड़ने में फ्रिक्शन को ऐसे ही पकड़ पाते हैं, ऐसे उसको रख पाते हैं, ठीक है। देखो ये लिख रहा है तो लिखने में भी फ्रिक्शन चाहिए। देखो ये गड्डी चल रही है ना, तो गड्डी चल रही है तो इसका जो पहिया है, व्हील है, ये इस पे फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, इस पे लगता है ना, ये मिट्टी इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे क्या होता है, ये चल पाता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, जिसको ये चल पाता है। तो चलो ये सब क्या डेली लाइफ एग्जांपल है। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये सभी क्या था, एडवांटेजेस बता, नेसेसिटी था, है ना, कि क्यों जरूरी होता है। अब हम लोग पहुंच जाए फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती है। देखो द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट प्रोड्यूसेस हीट in various parts of the machine। सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो कह रहा है कि ये जब मशीन जब चलता है तो जब उसमें फ्रिक्शन होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूस। ध्यान देना है बाला, तो कुछ ज्यादा ऐसे नहीं कर रहे हो, तो पांच के गिर जाएगा यहीं पे। और अब निकाल के पढ़ो, लगा सारा वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन, अरे बहुत मशीन के बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है ना जब वो फ्रिक्शन करेगा। इन दिस वे सम यूजफुल एनर्जी इज वेस्टेड एज हीट एनर्जी। इस तरह से कर सकते हैं कि कुछ जो यूजफुल एनर्जी होता है मशीन का, वो हीट एनर्जी में बेकार चला जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी में क्या होता है, बेकार चला जाता है। समझ में आया? सबसे पहला ये है। दूसरा देखो कह रहा है इसके अलावा और दिया नहीं, उसके अलावा हम लोग पढ़िए वियर एंड टियर दिया है। वियर एंड टियर जो होता है, मान लो कि मशीन के कोई पार्ट्स है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे में रगड़ने लगे, एक दूसरे में फ्रिक्शन करने लगे, तो कुछ सालों बाद क्या होता है, वो मतलब घिस घिस के खत्म हो जाता है या फिर घिस घिस के टूट जाता है, तो वियर एंड टियर हो जाता है ना। उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वियर एंड टियर, है ना। हाँ, जैसे ब्रेक वो भी कर सकते हो, जब हम लोग साइकिल पे ब्रेक लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद उसका ब्रेक शो क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिर से लगाना पड़ता है। बाइक में ऐसे ही ब्रेक शो क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसको नया लगाना पड़ता है। क्यों? वो फ्रिक्शन की वजह से। अगर वो फ्रिक्शन नहीं लगा तो ब्रेक शो क्या होगा, नहीं खराब होता। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन वी हैव टू एब्सॉर्ब मोर पावर इन मशीन्स। देखा जाए फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करना पड़ता है, मशीन में ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी पॉपी से पंप को स्टार्ट करना हो तो हम लोग हैंडल लगाते हैं और हैंडल लगा के करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तो वो जो गोल पर उसका पहिया घूमता है चक्का वाला, तो उसमें फ्रिक्शन होता है जिसके वजह से थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अगर वो फ्रिक्शन बहुत कम होता तो कम ताकत लगाना पड़ेगा। समझ में? तो इस तरह से कर रहा है कि हम लोग को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। ठीक है, इट अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस द मोशन। क्या कह रहा है? इट अपोजेस द मोशन। ये मोशन को अपोज करता है। क्या कहता है? मोशन को अपोज करता है। जैसे मान लो हमको दौड़ना है, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं उस समय हवा भी चल रहा है, तो जब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में हम दौड़ेंगे तो हमारे मोशन को अपोज करेगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, वो माने हवा जो है यानी फ्लूइड हमारे बॉडी पे फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से हमारा स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये कह रहा है कि मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। साथ साथ में जब हम लोग साइकिल पे चलाते हैं, है ना, जब ज्यादा जोर से हवाएं चलती है उस समय साइकिल चलाना हो और जिधर से हवा बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमको जाना हो तो फिर बड़ा ताकत लगाना पड़ता है ना। पाउडर पूरा जोर से जब ताकत लगाते हैं तब जाके थोड़ा सा आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत जोर से जब हवा चलता है तो, है ना, तो उस
केस में क्या होता है कि हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, वो एक तरफ से एनर्जी तो वेस्ट ही हो रहा है ना, अगर वो फ्रिक्शन नहीं लगता तो फिर एकदम घनाघन हम लोग भाग जाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइज इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द मशीन। फ्रिक्शन की वजह से मशीन में नॉइज प्रोड्यूस होगा। अगर मशीन के पार्ट्स क्या करें, आपस में फ्रिक्शन करने लगे, आपस में लड़ने लगे, तो फिर उसमें से चोय चोय का आवाज आएगा, अलग अलग तरह का आवाज, फटफट का आवाज आने लगेगा, है ना। तो ये सभी जो आवाज होंगे एक तरह का नॉइज ही तो कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, है ना। बस क्या कहते हैं इसको, एयर पोल्यूशन। नॉइज एक तरह का एयर पोल्यूशन ही होता है, ये नॉइज करते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन इंजिन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल which is of money loss। ध्यान देना, अब जब फ्रिक्शन होता है उस केस में जो मशीन्स के इंजन होते हैं वो ज्यादा फ्यूल पीने लगते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस केस में क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा फ्यूल पीने लगते हैं, ज्यादा फ्यूल खर्चा रहता है, तो इस तरह से कर सकते हैं मनी लॉस है ना। मतलब मान लो कि यहाँ से गोपालपुर जाने में 1 लीटर तेल लगता है और उसका फ्रिक्शन की वजह से 1.5 लीटर लग गया, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगा, तो फिर आधा लीटर तेल का एक्स्ट्रा आपको दाम देना पड़ा ना, समझ में आ रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है, तो एक तरह से क्या है, ये मनी लॉस है। नेक्स्ट इज कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द सोल ऑफ द शूज, है ना। देखते हो ना, जब हम लोग चप्पल खरीदते हैं कुछ दिनों तक जब पहनते हैं 2-4 महीने, चप्पल का सोल पूरा क्या आता है, फिर उसको फेंकना पड़ता है मजबूरी में। भले ही चप्पल अभी ऊपर से अच्छा हो लेकिन नीचे से सोल खत्म हो तो फिर पहनेंगे नहीं, क्योंकि कहीं चलते चलते फिसल गए तो गिर जाएंगे, तो ज्यादा का खर्चा लग जाएगा। उससे अच्छा है उसको चप्पल को फेंक दो, नया चप्पल ला लो। जूता भी वैसे होता है, जब जूता का पूरा सोल खत्म हो जाएगा फिर उसको पहनेंगे तो वहां में दिक्कत है, कहीं दौड़ता गिर ना जाए तो ज्यादा खर्चा बढ़ जाए, उससे अच्छा है जूता है नया जूता ला लो, है ना। तो होता क्या है, वो फ्रिक्शन की वजह से उसका सोल खराब हो जाता है, तो फिर नया जूता खरीदना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, उसका लॉस ही है ना, यानी डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, समझ में आया। चलो आज हमारा अगला देखते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला है यूज ऑफ लुब्रिकेंट। मान लो कहीं पे फ्रिक्शन हो रहा हो और उस फ्रिक्शन को हम लोग को कम करना हो, क्या करना है, उस फ्रिक्शन को हम लोग को कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड है लुब्रिकेंट का यूज करेंगे। ये लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कह सकते हैं ये एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्लिपरी होते हैं, क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं, वो फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे the parts of machines which are moving over one another must be properly lubricated by using oils and lubricants of the suitable viscosity। ठीक है, कह रहा है कि जब दो पार्ट्स एक दूसरे में जो रगड़ते हैं, वैसे पार्ट्स जो एक दूसरे को, मतलब मशीन के वैसे पार्ट जो एक दूसरे में रगड़ रहा हो, तो उसके बीच में लुब्रिकेंट लगाना जरूरी है, नहीं तो रगड़ते रगड़ते खराब हो जाएंगे, टूट जाएगा, है ना, घिस जाएगा पूरी तरह से। तो वो घिसे नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में लुब्रिकेंट लगाते हैं, जैसे ग्रीस लगा दिए, है ना, या फिर साइकिल में डालने वाला जो ऑयल आता है हम लोग अपने चैन में डालते हैं ताकि वो चैन फ्रीली मूव करे, अच्छे से मूव करे, नहीं तो फिर वो ज्यादा फ्रिक्शन उसमें लगने लगेगा, नहीं लगेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है चलाने के लिए, और चोई चोई भी करने लगेगा, तो वो सब आवाज नहीं आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं लुब्रिकेंट, है ना। तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लुब्रिकेंट डाल रहा है, अरे एक तरह का तेल है, वैसे ही देखो ये डाल रहा है। चलो ऐसे ही दूसरा होगा यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। देखो बालक, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। जैसे हमारे साइकिल में या फिर बाइक में ये बॉल बेयरिंग होता है ना, जो उसको अच्छे से मूव करने, मतलब इसके बीच बीच में देखो ये गोली लगा रहता है, ये क्या करता है, ये गोली गोल गोल मूव करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगता है, ये उसमें मूव करता है। अगर वो नहीं रहे, जैसे हमारे बॉल बेयरिंग जब हमारे साइकिल का खराब हो जाता है तो ये पूरा बहुत जाम चलने लगता है हमारा साइकिल, है ना, और साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करने लगता है, आ रहा है समझ में। तो ये मतलब गोली अगर फूट जाता है तो ऐसा होता है। तो ये जितने भी जो गोल गोल मूव करते हैं, है ना, उसमें जनरली ये पाए जाते हैं, जैसे पहिए में, है ना, पहिए में क्या होता है, ये पाया जाएगा। तो उस केस में कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का ही फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। वैसे देखो बॉल बेयरिंग टर्निंग साइकिल्स, ये साइकिल्स का देखो,
ये मूव करता है, ये इसमें मूव करता है। ये बॉल पे अगर ये इसके टच में होता डायरेक्टली, देखो ये इसके डायरेक्टली टच में होता तो ये घिसता पूरा, क्या करता पूरा घिसता। इस केस में इसको थोड़ा सा गैपिंग देने के लिए इसमें लगा दिया गया गोल गोल गोली। ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा, देखो तो ना घिसेगा। और साथ में इसमें लगता है ग्रीस, लुब्रिकेंट इसमें डालते हैं तो और कम घिसता है, समझ में, तो ज्यादा दिन तक चलता है, नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगला हुआ डिजाइन मॉडिफिकेशन। क्या है, डिजाइन मॉडिफिकेशन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग डिजाइन अलग अलग बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। जैसे अभी भी हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए शेप हम लोग बनाते हैं स्ट्रीमलाइन में ऐसे, ताकि वो वाटर इधर से है टकरा के इधर चला जाए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन कम लगेगा। तो वही कारण फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसका शेप, उस स्पेशल शेप में बनाना पड़ेगा। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द डिजाइन ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसके डिजाइन को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। द फ्रंट ऑफ द व्हीकल एंड एरोप्लेन मेड बिलोंग टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, है ना। कह रहा है ये जो फ्रंट इस तरह का होता है, देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे ये दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्रिक्शन को कम करता है। आगे वाला हवा यहाँ जाए इधर निकल जाए, ठीक है, ये फ्रिक्शन को कम करता है, इसीलिए इस तरह का बनाया गया है। ये देखो ये थोड़ा सा सोच गया निकला हुआ है, तो ये ऐसा क्यों बना है कि ये अगर ये नीचे जब ये डुबकी में लगाए उस केस में भी यहाँ क्या फ्रिक्शन कम लगेगा, तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, इधर चला जाएगा, इसमें टकरा के इधर चला जाएगा, समझ में। तो इसमें फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा तो और ज्यादा तेजी में मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन अलग करके, है ना, डिजाइन को मॉडिफाई करके हम लोग कर सकते हैं, इसको फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। आ जाओ वाला अगला है स्ट्रीमलाइन बॉडी। देखो आगे भी यार जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्ट्रीमलाइन बॉडी। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करना है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं। मतलब देखो यही है स्ट्रीमलाइन, मछली का आकार दिख रहा है ना, ये मछली का आकार फिर इधर जैसे, है ना, ये मछली का आकार की है, मछली है, तो ये तो इस पे देखो इधर वाटर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, इस पे जो वाटर है इसको तो चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इस तरह से ये इसको पास होने का मौका मिल जाता है, तो इसमें फ्रिक्शन कम लगता है स्ट्रीमलाइन शेप में। वैसे ही देखो ये यहाँ पूछ को दिखा है ना, ये वाटर आता है तो ऐसे टकरा के ऐसे चला जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है रिकैपिटेशन। क्या हुआ, रिकैपिटेशन। अब हम लोग पढ़ना है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन का मतलब हमने ये बनाया है कि अब एक बार तुमको रिकैप कर देते हैं, है ना, एक छोटे से समरी इसका है टोटल, ठीक है। आ जाओ, हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच रेसिस्ट मोशन। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स का टाइप है जो मोशन को रेसिस्ट करता है, मोशन को अपोज करता है। समझ में आ गया? अभी तक तो ये पता चल रहा है उस समय से, क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गया। फिर कह रहा है इसका कारण बता रहा है, दूसरे पॉइंट में देखो हुआ इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है, तो सरफेस के बीच में इंटरलॉक होना, है ना। जब वो सरफेस, दो सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं, वही मेन कारण है फ्रिक्शन के। टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ के आपको क्या पढ़ा होगा, तो चार टाइप, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। क्या पढ़ा हमने, चार टाइप पढ़ा, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो दिक्कत उसके बाद से हमने पढ़ा था फ्रिक्शन इज नेसेसरली इविल। मतलब फ्रिक्शन जो है जरूरी भी है और फ्रिक्शन एक तरह से हमारे लिए हार्मफुल भी है, दोनों। वही कह रहा है नेसेसरली इविल। क्या कह रहा है, नेसेसरली इविल। उसके बाद से हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ रिडक्शन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या पढ़ा हमने, तो सबसे पहला होगा यूज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का यूज करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यूज ऑफ बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का यूज करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अभी भी पढ़े हैं। उसके बाद से डिजाइन मॉडिफिकेशन, डिजाइन को मॉडिफाई कर लो, जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना, या फिर बॉडी कैसे कैसे बना दो, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। चलो ये था हमारा रिकैप। अब थोड़ा सा एक बार ऊपर देख लेते हैं, ओवरऑल हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या सीखा अभी तक, वो हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म फ्रिक्शन एंड ड्रैग। ये आज के लिए होमवर्क रहेगा, है ना। लर्निंग आउटकम्स में हमने क्या क्या सीखा, इस चीज को एक्सप्लेन भी करना है।
कि फ्रिक्शन होता क्या है और ड्रैग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है दोनों टर्म को, ठीक है। उसके बाद से लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, ये लिखना है, ये आएगा होमवर्क है, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये क्या है होमवर्क के ऊपर लिखना होगा, एचडब्ल्यू लिखो, ये क्या है एचडब्ल्यू। हम लोग बनाएंगे डिफरेंट, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है ये तुम लोग को बना के लेके आना है। उसके बाद टेबुलेट द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, उसके मेथड्स को क्या करना है टेबुलेट करके टेबल के फॉर्म में बना के लेके आना है। कोई दिक्कत, टेबल के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हुआ आज का होमवर्क, फटाफट नोट करो और फिर हम लोग मिलते हैं कल अगला वीडियो लेकर, ठीक है। तो आज के लिए चलो देखो अगला क्या है जी, हाँ बस लास्ट में थैंक यू। चलो बालक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो भी सहपाठी है, आपके जो भी कलीग्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, ठीक है। थैंक यू।